हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स। सो आज का जो टॉपिक हमारे पास है दैट इज ऑल अबाउट जीडीपी एंड जीएनपी। मैनी अ टाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द टू एब्रिविएशंस जीडीपी एंड जीएनपी। देखो जीडीपी तो आप सबको पता है, मैंने पहले बहुत डिटेल में जीडीपी के ऊपर आपको एक लेक्चर दिया था, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं लेक्चर देखा वो प्लीज ऊपर आई आइकन पे जाएं और जीडीपी का जो लेक्चर है उसे जरूर देखें, ठीक है। आज हम एकदम शार्प डिफरेंस को समझेंगे कि जीडीपी और जीएनपी के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक हमारा है दैट इज डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने के लिए आपके पास कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है। पहले हम कुछ डिफरेंस के पॉइंट समझते हैं एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल के थ्रू उस चीज़ को क्लियरली अंडरस्टैंड करने में समझने में कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वर्क। तो यहाँ पे मैंने देखो सबसे पहले ना इस पूरी टेम्पलेट को देखो जो स्लाइड मैंने बनाई है। ये स्लाइड जस्ट सिर्फ जीडीपी और जीएनपी के डिफरेंस को समझाने के लिए नहीं है, ये स्लाइड उससे भी ज़्यादा है। ट्राई कलर का यूज़ करके कुछ मैंने एग्जाम्पल क्रिएट करने की कोशिश की, समझना ध्यान से क्या है। देखो आप अगर इस टेम्पलेट को देखो जहाँ पे मैंने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा है, यहाँ पे पूरा हमारा फ्लैग है, ठीक है। ये ट्राई कलर हमारे फ्लैग को डिनोट कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्विच करते हो तो यहाँ पे मैंने हमारा फ्लैग तो लिखा ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये पूरे वर्ल्ड के 195 फ्लैग्स और है, उसका भी एक पिक मैंने डाला है, जिससे कि आपको एक बात इस टेम्पलेट से ही समझ में आ जाएगा कि जो जीडीपी है वो सिर्फ हमारे फ्लैग तक कन्फाइंड है ना। यही समझाया था मैंने आपको डोमेस्टिक टेरिटरी के कॉन्सेप्ट के अंदर कि सिर्फ उस कंट्री की बाउंड्री, अगर मैं इंडिया को एग्जांपल लूंगा तो सिर्फ इंडिया की बाउंड्री, जबकि जीएनपी क्या है, इंडिया तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जो इंडिया को बाहर से भी मिल रहा है वो भी उस पार्ट में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो वन बाय वन पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है इंक्लूड्स मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्रीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कंट्री के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, ये कंट्री के फैक्टर्स होते हैं। इन फैक्टर्स ने कितना प्रोडक्शन किया, ठीक है, उसी कंट्री में रह के, तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितना भी प्रोडक्शन किया उसकी जो मनी वैल्यू है दैट इज योर जीडीपी, ठीक है। जबकि इधर मूव करें तो includes monetary value of final goods and services produced by the country's factors of production, ठीक है, irrespective of their location। ये चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देनी है। यहाँ पे क्या ध्यान देना हमें, irrespective of their location। जो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है वो लोकेशन से अफेक्ट नहीं होता, ठीक है, उसको फर्क पड़ता है कि किसने बनाया, ठीक है, उसको फर्क किससे पड़ता है कि किसने बनाया, कहाँ बनाया से मतलब नहीं है। देखो यही पॉइंट लिखा हमने, ये जो फोकस करता है जीडीपी, वेयर द आउटपुट हैज बीन प्रोड्यूस्ड, मतलब आउटपुट को कहाँ बनाया गया, ठीक है, किसने बनाया नहीं कहाँ बनाया। अगर इंडियन टेरिटरी में बनाया है तभी मैं उसको इंडिया का जीडीपी मानूंगा। हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस टू इट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, कि अगर एम्बेसी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हम इस डोमेन के बाहर रख देते हैं, ठीक है। तो इसका फोकस कहाँ है, वेयर द आउटपुट हैज बीन प्रोड्यूस्ड, तो वेयर के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जबकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किस पे काम करता है, बाय whom it has been produced, by whom, what do we mean by whom से हम क्या समझते हैं, इसका मतलब है वो उस कंट्री का नेशनल होना चाहिए। मतलब अगर हम इंडिया का कॉन्टेक्स्ट दें तो दैट पर्सन मस्ट बी इंडियन नेशनल, वो इंडियन सिटीजनशिप को होल्ड करता हो, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा तो उसका पैसा इंडिया अपने नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड करती है, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ समझो, एक लेक्चर है नॉर्मल रेजिडेंट के ऊपर, आईकन पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने समझाया था कि कौन कौन इंडियन नेशनल्स माने जाएंगे। एक छोटी सी बात बता देता हूँ, बहुत स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट रहता है कि सर एनआरआई क्या होते हैं,
दे आर नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस। इसका मतलब है ये एक टाइम पे या तो इंडिया में पैदा हुए थे या फिर इनके पेरेंट्स यहाँ के हैं, जो भी है, ये इंडिया में पैदा हुए और बाहर चले गए। मान लो आपने यहाँ पे अपना पढ़ाई करा, पढ़ाई करने के बाद यू मूव टू से ऑस्ट्रेलिया और यूके और रशिया, वहाँ पे रह के वहाँ की सिटीजनशिप होल्ड हो गई आपकी। सो यू विल बी टर्म्ड एज नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। ठीक है, आपका आउटपुट कहीं भी होगा तो आपको इंडिया का पार्ट का आउटपुट नहीं माना जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि अब आप नॉन रेजिडेंट हो चुके हो। तो जो रेजिडेंट इंडियंस है सिर्फ हम उन्हीं को लेते हैं इसके अंदर, है ना। ये नहीं कि सिर्फ इंडियन है उसके नाम के पीछे इंडियन लगा है तो हम ले लेंगे, नहीं, सिर्फ इंडियन नेशनल होना चाहिए वो, मतलब इंडियन पासपोर्ट होल्ड करना चाहिए उसके पास। ठीक है, आगे हमारे पास है इंक्लूड्स इनकम ऑफ फॉरेन एंटिटीज ऑपरेटिंग इन इट्स टेरिटरी। ये क्या करता है? ये कहता है कि जितनी भी फॉरेन की जितनी भी एंटिटीज हैं, चाहे वो कोई कंपनी, मान लो आप लोग कि कोई कंपनी है, चाहे आपको किसी इंडिविजुअल को मान लो, इससे हमारा कंसर्न नहीं है। ये इंडिविजुअल पे भी अप्लाई होगा और ये एक फॉरेन कंपनी पे भी अप्लाई होगा, तो दोनों पे ये अप्लाई होता है। ठीक है, अगर वो हमारी बाउंड्री में है तो उनकी इनकम को हम अपनी इनकम कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, ये क्या करता है? इंक्लूड्स इनकम ऑफ नेशनल्स ऑपरेटिंग ROW। Now what do we mean by ROW? That is rest of the world। ठीक है, that is factor income from abroad, है ना। इसका मतलब है कि इंडियंस ने, इंडियन नेशनल्स ने जो बाहर के देशों से पैसा कमाया by any means, ठीक है, इसे कहेंगे but that must be legal। ठीक है, as well as that must not be transfer, it must be, it should be a factor income। फैक्टर मतलब जिसके लिए आपने कोई सर्विस या गुड दिया, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, जो बाहर के देशों से कमाया। और ये किस चीज को एक्सक्लूड कर देता है? जैसे बाहर के जो लोग हैं, ठीक है, जैसे या फिर इंडियंस हैं, इंडियंस बाहर जाके पैसा कमा रहे हैं, तो वैसे ही जो फॉरेन के लोग भी यहाँ के पैसा कमा रहे हैं। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये कहता है कि जो उन्होंने कमाया बाहर के लोगों ने, चाहे उनकी कंपनी ने, चाहे उनके इंडिविजुअल्स ने, वो दे दो। जो इंडियंस ने कमाया, चाहे कंपनी ने, चाहे इंडिविजुअल ने, वो हमें वापस दे दो। एंड दैट इज द आइडिया। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जिससे आपको एक आइडिया लगता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। अब एक काम करते हैं, अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और सारे डाउट्स इसके बाद आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, देखो मैंने दो चीजें लिखी हैं, एक इंडिया, एक यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, प्लीज माइंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन क्योंकि यहाँ से थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। देखो अब हम एग्जाम्पल क्रिएट करके चलते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं, देखो इंडिया है, इंडिया में कंपनी है, मान लो असेंचर। आप सबने सुना होगा जो असेंचर इंडिया में है, ठीक है, ये यूके बेस्ड कंपनी है। ठीक है, असेंचर, इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर वैसे है डबलिन, आयरलैंड। ठीक है, डबलिन आयरलैंड में है। ठीक है, आयरलैंड यूके की एक प्रोविंस से, पता होगा आपको। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिया हमने एक कंपनी का जो कि असेंचर है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपने एड शेरन का नाम सुना होगा, है ना, तो बहुत अच्छा सिंगर है। तो जो एड शेरन है, ठीक है, वो इंडिया में आता है कॉन्सर्ट इन दिल्ली। मान लेते हैं एड शेरन का एक कॉन्सर्ट होने जा रहा है, कहाँ पे? दिल्ली में। दो केसेस हमने लिए कि इंडिया में दो काम हुए, एक तो एसेंचर है, उसका हेडक्वार्टर जो है वो डबलिन में है, लेकिन सपोजिटली एसेंचर यहाँ पे दिल्ली में अपना एक ऑफिस सेटअप करते हैं, गुरुग्राम में वैसे है, तो दिल्ली लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलो गुरुग्राम ही लिख लेते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट प्रिसिशन रहे। ठीक है, गुरुग्राम में मीन्स हरियाणा, हरियाणा में इनका एक सेटअप है। एड शेरन एक कॉन्सर्ट के लिए दिल्ली में आते हैं। ठीक है, सिमिलरली एक एग्जांपल इंडियन का ले लेते हैं कि इंडिया की एक टाटा ग्रुप्स थी, तो आप सब जानते हो बहुत अच्छे से, तो टाटा ग्रुप्स है। टाटा ग्रुप्स का हेडक्वार्टर कहाँ है स्टूडेंट्स? टाटा ग्रुप्स का हेडक्वार्टर है मुंबई में, पहला केस। अब बात करते हैं एक इंडिविजुअल, इनका नाम आप सभी जानते होंगे, बादशाह, बादशाह। अब लेके चलते हैं केस के बादशाह का एक कॉन्सर्ट है। ठीक है, अगेन ये भी कहाँ है? दिल्ली में।
अभी हम फिलहाल सर दिल्ली की इंडिया के केस की बात करते हैं। अब देखो एसेंशियल को प्रॉफिट आएगा और एड शेरिन को कलेक्शन होगी उनके शो से। सिमिलरली टाटा ग्रुप्स को भी प्रॉफिट आएगा और बादशाह को भी कलेक्शन होगी। यही सेम ऑपरेशन यूके में होता है। अब भाई हेडक्वार्टर्स उसका यूके में ही है, तो हमने लिखा असेंशियल। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर्स है इसका वही सेम आयरलैंड, डबलिन, आयरलैंड, है ना, यहाँ पे है। अब एसेंशियल से मान लो इनका एक ऑफिस है जो कि लंदन में है, ठीक है, ओके, तो ये केस हो गया। बात करते हैं एड शेरिन की, तो एड शेरिन है, इनका कॉन्सर्ट हो रहा है, लेकिन अब जो इनका कॉन्सर्ट है वो कहाँ पे है? अब जो इनका कॉन्सर्ट है से वो यूके में ही किसी पार्ट में है, ठीक है, किसी पार्ट में मान लो लंदन ही मान लेते, लंदन में है, ठीक है। सेम टाटा ग्रुप्स है, अभी इनका हेडक्वार्टर का है, हेडक्वार्टर तो इनका ऑब्वियस सी बात है इंडियन बेस्ड कंपनी है तो मुंबई में रहेगा, लेकिन टाटा ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं से लंदन में इनका एक सेटअप है किसी भी चीज को लेके, चाहे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, चाहे कोई भी इनकी सर्विसेज है, टाटा के शूज है, कोई शोरूम है, कुछ भी है, ठीक है, या फिर इन्होंने अपना ऑटोमोबाइल का शोरूम खोल रखा है, कुछ भी है, लंदन में इनका है, ठीक है। सेकंड केस जो हमारा सिर्फ था बादशाह का, तो बादशाह का कॉन्सर्ट हो रहा है कहां पे? इन लंदन। सो ये हमने केस बिल्ड कर लिया। अब हमें इसी के बेसिस पे समझना है कि जीडीपी क्या है और जीएनपी क्या है। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट, बहुत ध्यान से। देखो अब हम बात करते हैं दो चीजों की, प्रॉफिट ऑफ असेंशियल। असेंशियल कंपनी को प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट को हमको दो पार्ट में डिवाइड करना है। किस किस पार्ट में डिवाइड करना है? क्या ये डोमेस्टिक में, अभी हम इंडियन पार्ट पे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के डोमेस्टिक में आएगा या नहीं आएगा, और इंडिया के नेशनल में आएगा या नहीं आएगा। से एग्जांपल लेके चलते हैं कि एसेंशियल को एक प्रॉफिट हुआ और जो ये प्रॉफिट था इनको इंडिया से होता है 300 करोड़ का, ठीक है, और एड शेरिन की कलेक्शन इंडिया में हो जाती है 50 करोड़ की। टाटा को इंडिया में जितना भी काम किया, टाटा को प्रॉफिट हुआ से 1000 करोड़ का। बादशाह ने दिल्ली में कॉन्सर्ट किया जिससे उनको कलेक्शन होती है से 70 करोड़ की। ये हम एक रैंडम फिगर से चल रहे, हाइपोथेटिकल फिगर से। अब प्रॉफिट ऑफ एसेंशियल डोमेस्टिक में आएगा या नहीं आएगा? अब देखो हम बात कर रहे हैं इंडिया की, कहाँ पे है इसका सेटअप? गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम इंडिया की टेरिटरी है जी? हाँ जी है। तो इंडिया के डोमेस्टिक इनकम में आएगा। लेकिन क्या ये इंडियन नेशनल है? क्या है इंडियन नेशनल? नहीं, इंडियन नेशनल तो नहीं है। अगर ये इंडियन नेशनल नहीं है तो क्या इंडिया की जीएनपी में आएगा? जी जीएनपी में ये नहीं आएगा, राइट, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं किसकी? कलेक्शन ऑफ एड शेरिन, कि जो एड शेरिन का कॉन्सर्ट हुआ उसका कलेक्शन, है ना। तो अगेन डोमेस्टिक में देखते हैं और फिर देखते हैं इसको नेशनल में, ठीक है। क्या डोमेस्टिक में आएगा? जी बिल्कुल आएगा। दिल्ली के अंदर जनरेट हुआ है तो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब डोमेस्टिक में आएगा। लेकिन क्या नेशनल में आना चाहिए? नहीं, क्योंकि भले ही दिल्ली में हुआ है लेकिन वो है नेशनल कहाँ के, वो पैसा तो अपने देश ही लेके जाएंगे अल्टीमेटली सारा, ठीक है। जहाँ पे जो भी टैक्स का जो भी खर्चे किए उसके बाद सारा पैसा दे जाएगा उनके। तो नेशनल में आएगा? नहीं, नेशनल में तो नहीं आएगा। तो ये पहला केस तो हम समझ गए। सिमिलरली आप आगे देखो, अब हमने कहा प्रॉफिट्स ऑफ, ठीक है, किसका? टाटा ग्रुप्स। देखते हैं डोमेस्टिक में और नेशनल में। क्या डोमेस्टिक में इनका प्रॉफिट आएगा? बिल्कुल आएगा भैया, ये तो पहली बात तो इंडिया में ही है। क्या नेशनल में आएगा? हाँ भाई नेशनल में भी आएगा, क्योंकि ये तो है ही इंडियन ग्रुप है ना, आएगा ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कलेक्शन ऑफ बादशाह। बादशाह के कॉन्सर्ट से जो भी कलेक्शन होती है
तो क्या वो डोमेस्टिक में आएगा? अगर हम बात करें कि क्या ये पार्ट डोमेस्टिक में आएगा, तो बिल्कुल आएगा भाई, क्योंकि पहली बात तो दिल्ली का कॉन्सर्ट है, और दूसरी बात क्या नेशनल में आएगा? यार बिल्कुल आएगा नेशनल में, क्योंकि वो तो वैसे भी इंडियन है, इंडियन सिटीजन है, तो वो तो आएगा ही आएगा। यहाँ से एक आपको आइडिया पता चल गया होगा कि डोमेस्टिक में क्या आता है और नेशनल में क्या आता है। अब आगे बात करते हैं, फिर इसकी कैलकुलेशन भी देखते हैं ना। अच्छा, अब बात करते हैं एसेंचर की, है ना, एसेंचर का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑफ एसेंचर, ठीक है, एसेंचर का प्रॉफिट। अब दो चीजें हैं, अब हम बात कर रहे हैं एसेंचर की उस ब्रांच की जो कि कहां पे है, जो कि है लंदन में। इससे पहले हमने किसको देखा? गुरुग्राम को। क्या डोमेस्टिक में आएगा? बिल्कुल आएगा जी, क्योंकि वहीं का तो है, तो लंदन में है तो वहां के डोमेस्टिक में तो आना ही आना है उसमें। और क्या नेशनल में आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि जो वो कंपनी बेस्ड है, ओरिजिनेटेड है, वो क्या है, यूके ओरिजिनेटेड है, तो नेशनल में भी चला जाएगा ये तो, ठीक है। अब एक बार बात कर लेते हैं प्रॉफिट ऑफ कलेक्शन ऑफ एड शेरन। और ये कलेक्शन कहां से है? ये उनके लंदन के कॉन्सर्ट की कलेक्शन है, ठीक है। तो क्या ये लंदन के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि उनके एरिया में है, तो उसमें तो आना ही आना था। बात करते हैं नेशनल में, क्या लंदन के नेशनल में, मतलब यूके के नेशनल में आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। क्यों? क्योंकि जो एड शेरन है वो कहाँ के सिटीजन है, वो यूके सिटीजन है, तो वहां तो आना ही है। सेम बात करते हैं टाटा ग्रुप्स की, कि टाटा ग्रुप्स को देखते हैं बारी। अगर हम टाटा ग्रुप्स को देखें तो टाटा ग्रुप्स का, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन से बेस की बात कर रहे हैं? लंदन बेस की, है ना, ठीक है। तो बात करते हैं कि टाटा ग्रुप्स का डोमेस्टिक में प्रॉफिट जितना भी उन्होंने कमाया, प्रॉफिट्स आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि भाई उनके डोमेस्टिक टेरिटरी में है। लेकिन क्या नेशनल में आएगा? सोच के देखो, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि वो यूके नेशनल है ही नहीं, वो यूके के सिटीजन है नहीं, वो तो इंडियन सिटीजन है, इंडियन बेस्ड ग्रुप है ना, तो इंडियन बेस्ड ग्रुप है, इंडियन नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट बनेगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा उनके नेशनल में। अच्छा, फिर बात करते हैं कलेक्शन ऑफ बादशाह की कलेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि कॉन्सेप्ट कहाँ पे हुआ? ये कॉन्सेप्ट की बात करें लंदन में। तो बात करते हैं कि डोमेस्टिक में आएगा यूके के? बिल्कुल जाएगा जी, क्योंकि यूके के प्रोविंसेस में हुआ है, यूके की टेरिटरी में हुआ है, ठीक है। क्या यूके के नेशनल में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चाहे टाटा प्रॉफिट वहां से कमाए, चाहे बादशाह वहां से कलेक्शन करे, वो लेके कहाँ आ जाएंगे? वो लेके अपने देश में आ जाएंगे। सो दैट इज द आइडिया। अब अगर मैं इस चीज को कैलकुलेट करूं, अगर मैं इंडिया की जीडीपी और जीएनपी जो फिगर्स हमने लिखी थी उसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, मान लो एसेंचर है, एसेंचर को लंदन से प्रॉफिट होता है से मान लो 800 करोड़ का, ठीक है। एड शेरन वहाँ के पॉपुलर आदमी है, वहाँ को तो लोग ज़्यादा देखेंगे, तो मान लो 100 करोड़ की कलेक्शन करता है। टाटा ग्रुप्स वहाँ पे मान लो, टाटा ग्रुप्स तो वैसे ही वेल नोन पूरे वर्ल्ड में ही है, मान लो टाटा ग्रुप्स को वहाँ 800 करोड़ का प्रॉफिट होता है, और बादशाह को वहाँ पे मान लो 50 करोड़ की कलेक्शन वहाँ पे उनकी। हाँ जी, तो अब एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होगा इंडिया का और जीएनपी यूके का भी, ठीक है। देखो जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब वो सारी इनकम जो इंडिया में जनरेट हुई है ना, यही हमने पढ़ा था अभी डेफिनेशन में, क्या था? इंक्लूड्स मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्रीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन इट्स डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट। ये जितना भी हमारे देश में प्रोड्यूस हुआ उन सबको प्लस कर देगा, मतलब वो इनकम भी जो बाहर के लोगों ने यहाँ प्रोड्यूस की वो भी प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो अगर उस चीज को हम देखें तो एक बार देख लेते हैं इंडिया में कौन कौन सी इनकम प्रोड्यूस हुई। सबसे पहला जो एसेंचर ने इंडिया में प्रॉफिट कमाया, तो वो तो आएगा ही आएगा जीडीपी में, तो भाई वो आ गया हमारे पास, जो एसेंचर ने प्रॉफिट कमाया है ना, तो आ गया 300 कि इंडिया में 300 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, प्लस एड शेरन ने अपने कॉन्सर्ट से कितनी कलेक्शन की? 50 करोड़, ये भी इंडिया में ही हुआ था, ठीक है। प्लस टाटा ने इंडिया में कितना प्रॉफिट कमाया? टाटा ने इंडिया में प्रॉफिट कमाया 1000 करोड़, प्लस इसके बाद बादशाह के कॉन्सर्ट पे कितना कलेक्शन किया? 70, ये कर दिया 70। तो इन सबको अगर हम प्लस कर देंगे
ठीक है। देखो जीडीपी ऐसे ही कैलकुलेट होता है, बट दिस इज नॉट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट जीडीपी। ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। अभी आगे के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम जीडीपी एग्जैक्टली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो 300 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 70, अगर हम इन सारे अमाउंट को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? 1000 प्लस 300 1300, 1300 प्लस 50 1350, 1350 प्लस में 70, दैट कम्स टू 1420। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया इंडिया का जीडीपी, ठीक है। अब जरा बात करते हैं जीएनपी क्या होता है। तो देखो, अगर हम प्रीवियस स्लाइड पर चलते हैं तो हमने क्या लिखा? इसमें लिखा है कि ये मॉनेटरी वैल्यू देता है बाय द कंट्रीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो देता ही देता है। इसके साथ में वो पैसा जो हमारे नेशनल्स ने बाहर के देशों से कमाया, मतलब इंक्लूड्स इनकम ऑफ नेशनल्स ऑपरेटिंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो जिसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और वो पैसा जो हमारे टेरिटरी में रह के बाहर वालों ने कमाया उसे माइनस करते हैं, है ना। अगर इसके बेसिस पे फॉर्मूला हम बनाएं तो फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स? देखते हैं। देखो, फॉर्मूला बनेगा जीएनपी। क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो, जीएनपी कैसे आएगा? जीडीपी तो आएगा ही आएगा भैया, जितना पैसा तुमने बनाया, ठीक है, प्लस में बाहर के देशों से जो पैसा आया, जिसे स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं? मैंने लेक्चर डाला हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, जिन्होंने देखा है बहुत अच्छा, नहीं देखा प्लीज आइकन को प्रेस करके वो लेक्चर जरूर देखें। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना, जो बाहर के देशों से हमारे इंडियंस पैसा कमाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। माइनस जो बाहर के लोग हमारे देश में से कमाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट, हो गया ना। और अगर मैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर दूं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जिसका मतलब जीडीपी प्लस में फीफा माइनस फीटा, ठीक है। और फीफा माइनस फीटा स्टूडेंट्स क्या होता है? फीफा माइनस फीटा होता है एनएफआईए, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज एक बार वो लेक्चर जरूर देखें जिसको एनएफआईए का जो लेक्चर है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास जीडीपी का फॉर्मूला क्या आ गया स्टूडेंट्स? कितना पैसा आया माइनस कितना गया, तो ठीक है। जीडीपी कितना है स्टूडेंट्स? 1420, ठीक है। प्लस में बाहर के देशों से हमारे लोगों ने कितना कमाया? तो आप देख सकते हो टाटा ने यूके से कितना कमाया था? 800, और बादशाह की कलेक्शन कितनी हुई थी? 50। तो मतलब कितना कमा लिया? 800 प्लस में 50। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान देना है आपको, क्या इंडिया ने बाहर पे भी तो किया, क्योंकि असेंशन ने कुछ प्रॉफिट गुरुग्राम इंडिया से कमाया, प्लस एड शेरन के कॉन्सर्ट ने कुछ पैसा कमाया। तो असेंशन ने इंडिया से कितना प्रॉफिट कमाया था स्टूडेंट्स? I'm sorry, 300, ठीक है। और एड शेरन ने कॉन्सर्ट से कितना कमाया था? 50, राइट, यही था, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो दिस विल बी 1420 प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा 850, माइनस में आ जाएगा 350, तो दैट इज इक्वल टू 1920। तो स्टूडेंट दिस इज द जीएनपी ऑफ इंडिया एंड दिस इज द जीडीपी ऑफ इंडिया, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो जीडीपी क्या है? सिर्फ हमारे देश का पैसा। जीएनपी क्या है? हमारे देश का पैसा प्लस हमारे लोगों का जो पैसा बाहर के देशों से आया माइनस वो जो उन लोगों ने हमारे देश में कमाया। तो ये तो एक डिफरेंस समझ में आ जाता है किसके बीच में? जीडीपी जीएनपी। ये तो इंडिया का हो गया, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम सिमिलरली क्या कर सकते हैं? सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूके के लिए, ठीक है। तो एक बार यूके के लिए देखते हैं। तो यूके का जब आप जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे भाई? यूके ने जितना भी पैसा कमाया, है ना, तो जितना भी पैसा यूके ने कमाया अपने प्रोविंसेस के अंदर वो सारा पैसा, तो यूके में एक्सेंशन ने कितना कमाया था स्टूडेंट्स? 800, है ना, कितना कमाया था? 800, प्लस एड शेरन ने यूके में कितना कमाया था कॉन्सर्ट से? 100, प्लस टाटा ने भी कितना कमाया था? 800, प्लस किसका पैसा?
बादशाह के कॉन्सर्ट का पैसा, एंड दैट वाज 50। यही फिगर्स थी ना आपके पास कि कितना कितना सबने कमाया, ठीक है। प्लस करेंगे 800 प्लस 800 दैट कम्स टू 1600 प्लस 100 1700 प्लस 50 1750। तो ये आ गया यूके का जीडीपी, ठीक है। ये तो समझ में आने के बाद स्टूडेंट देखो, इंडिया का जीडीपी कम है जबकि यूके का जीडीपी ज्यादा है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं एक बारी जीएनपी के बारे में, ठीक है। मैं जीएनपी में आपको दोबारा से फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। जीएनपी का क्या था, जीडीपी तो था ही था, प्लस में क्या था एनएफआईए, जितना भी पैसा बाहर के देशों से आया। तो यूके का जीडीपी कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद, ये आ गया सर 1750 प्लस यूके को बाहर के देशों से कितना पैसा आया, मींस इंडिया से वो कितना पैसा लेके गया था, असेंशियल लेके गया था पैसा, प्लस एड शेरिन का कॉन्सर्ट। तो असेंशियल ने कितना पैसा लिया था, यही है ना, असेंशियल ने 300 करोड़ का प्रॉफिट असेंशियल को हुआ था, ठीक है। और एड शेरिन के कॉन्सर्ट से कितना आया था जी, 50 आया था, माइनस क्या करेंगे कि यूके से पैसा इंडिया कितना चला गया, मतलब इंडियन नेशनल यूके से कितना पैसा ले गए। तो पहला पैसा कौन लेके गए थे, टाटा ग्रुप्स। दूसरा पैसा कौन लेके गए थे, जो आपका कॉन्सर्ट था बादशाह का। तो कितना कितना पैसा लेके गए, 800 और कितना 50, राइट, ठीक है। तो मतलब 800 टाटा ग्रुप्स और 50 आपका बादशाह कॉन्सर्ट, ये हो गया। तो इसे सॉल्व करेंगे, दैट विल बी 1750 प्लस में 350 माइनस में 850। स्टूडेंट्स यही होगा, है ना, 1750 प्लस में 350 माइनस में 850, ठीक है। अगर इस पूरे की कैलकुलेशन करते हैं तो इट विल कम टू 1250, ठीक है। ये हो गया जीएनपी, ये हो गया जीडीपी, ये हो गया जीएनपी, ये हो गया जीडीपी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस कर लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए। देखो, यूके का जीडीपी इंडिया के जीडीपी से ज्यादा है। यूके का जीडीपी 1750 है जबकि इंडिया का जीडीपी 1420 है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं जीएनपी की, तो यूके का जीएनपी 1250 है जबकि इंडिया का जीएनपी 1920 है। मतलब इंडिया का जीएनपी यूके के जीएनपी से ज्यादा है। ऐसा कब होता है स्टूडेंट्स, ऐसा डिपेंड करता है हमारी एनएफआईए की वैल्यू पे, ठीक है, कि बाहर के देशों से तुम्हें कितना पैसा आ रहा है। ऑफ कोर्स अगर आप बाहर के ऑपरेशन से ज्यादा कमा रहे हो, है ना, जैसा कि इंडिया ने किया, बाहर से ज्यादा कमाया, तो बाहर से ज्यादा कमाया तो आपका जीएनपी ज्यादा ही होगा। लेकिन यूके की तरह हो जाए कि बाहर का जो पैसा तुम्हें आ रहा है वो कम है लेकिन तुम पे ज्यादा करते हो, तो तुम्हारा जीएनपी क्या होगा, कम, क्योंकि एनएफआईए नेगेटिव होगा। ज्यादातर फ्रेंड्स जो कंट्रीज डेवलपिंग होती हैं वो, प्लस जो कंट्रीज अंडर डेवलप्ड होती हैं उनका जीएनपी उनके जीडीपी से हमेशा कम होता है। रीजन, क्योंकि जो कंट्री डेवलपिंग है और जो कंट्री अंडर डेवलप्ड है, इनको अपनी डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए फॉरेन कंट्रीज पे ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता है, जिसके लिए इनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड्स वीक होते हैं, हेल्थ स्टैंडर्ड्स वीक होते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस इतने नहीं होते, तो ये लोग ज़्यादा बाहर जाते हैं। जबकि इनकी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ से लोग कम आते हैं। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड, इफ अगर हम इसके बेसिस पे कंक्लूजन निकालें तो व्हाट वी कैन कंक्लूड, इफ NFIA is positive, अगर NFIA पॉजिटिव आ गया तो जो GDP है वो आपका कम होगा, किससे, GNP से, क्योंकि NFIA पॉजिटिव है और GDP में पॉजिटिव वैल्यू ऐड करोगे तो GNP आता है, तो ऑफ कोर्स, तो if NFIA is positive GDP will be smaller than GNP, but if NFIA is नेगेटिव, लेकिन अगर NFIA नेगेटिव हो जाए तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, जीडीपी कम हो जाएगा जीएनपी से। क्यों, क्योंकि भाई अब आप जीडीपी में एक नेगेटिव वैल्यू को ऐड कर रहे हो तो ऑफ कोर्स कम हो जाएगा। लेकिन इफ NFIA इज जीरो, अगर NFIA जीरो हो जाए तो क्या होगा, जीडीपी इक्वल हो जाएगा जीएनपी के। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा हो सकता है अगर कोई क्लोज इकोनॉमी हो। क्लोज इकोनॉमी अब स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं होती, बट एग्जांपल देता हूँ, क्लोज इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो आइसोलेट हो जाती है, जो कहती है ना हमें बाहर से कुछ लेना है और ना हमें बाहर कुछ देना है।
हम जितना भी है हम उतने में ही क्या है, हम उतने में ही सफिशिएंट है, ना बाहर से कुछ चीजें चाहिए और ना हम बाहर कुछ देने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। In further lectures we will discuss about how to exactly calculate GDP, मतलब what are the various methods to calculate GDP of a nation. I hope आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको अब GDP GNP में कोई डाउट्स नहीं होंगे। If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.